नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 11 की एनसीईआरटी कर रहे थे। और क्लास 11 की जो हमारी एनसीईआरटी है, आज हमारा उसका जो है लास्ट चैप्टर है। हमारा जो 16 चैप्टर है, 16वां चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो है अनअकैडमी से जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको जो है डेली लाइव क्लासेज मिलती है, और उन लाइव क्लासेज में जो आप अपने डाउट्स जो है एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। साथ ही में जो है आप उसमें जो है पोल्स में पार्टिसिपेट करके जो है अपने आप का जो है इवोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, कि जो आपने जो स्टडी करी है उसके में जो है टाइम टू टाइम जो है अपने आप में जो है आप अपना जो है स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है अनलिमिटेड लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। अनलिमिटेड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस से जो है आप टाइम टू टाइम अपने आप को जो है इवेल्युएट कर पाएंगे कि आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन को जो पढ़ रहे हैं, उन पढ़ने के बाद में उन जो है उन सवालों को जो है हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो मिलते हैं आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, मतलब कि प्रीलिम्स से लेकर प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू। आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर अनअकैडमी जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। और साथ ही आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ का यह है कि अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब यह है कि अगर आपको जो है किसी एक टीचर से अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप दूसरे टीचर को जो है उससे पढ़ सकते हैं। मतलब कि यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर है, आप उन सभी के जितने भी लेक्चर्स पहले हो चुके हैं उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, और प्रेजेंट में जो चल रहे हैं उनको आप लाइव लेक्चर्स में आप उनको देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाकर जो है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को जो है इंस्टॉल करना है, और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में गेट सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके सब्सक्रिप्शन लेना है। और उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर इंडिया के जो है करीबन टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जो आपको किसी भी एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है प्रोवाइड नहीं होंगे, जो आपको यहाँ पर सारे के सारे प्रोवाइड होते हैं। और सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन में मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर का। ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का इसलिए रहेगा क्योंकि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा लंबा समय लगता है, और जो बिगनर्स हैं उन लोगों को मैं कहूंगा कि आप जो है 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है, वो 36 महीनों का जो सब्सक्रिप्शन 90,000 रुपए का है, उसको ही फॉलो करें। ईएमआई अवेलेबल है, आपको इसमें जो है एक साथ में पे नहीं कर सकते, तो आप इसको जो है किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। ईएमआई कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है 90,000 रुपए का है, लेकिन अगर आप एक रेफरल कोड या डिस्काउंट कोड जो है VVYT का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा साथ ही साथ आपको जो है एक पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी मेरी। ठीक है, और ये 9,000 रुपये कम होकर ये 81,000 रुपये में आपको ये अवेलेबल होगा। 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको VVYT रेफरल कोड यूज करने के बाद में 44,550 रुपये में, और 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 रुपये में ये अवेलेबल होगा। साथ ही अनअकैडमी आपको यहाँ पर एक और सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाती है, वो जो है आपका सब्सक्रिप्शन वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के तो सारे के सारे फीचर्स मिलते ही है, उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ जो है इंपॉर्टेंट अलग से जो है कुछ फैसिलिटीज आपको मिलती है, जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो उसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, जिससे जो है आप वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है आपको एक मेंटोर करता रहेगा। उसके अलावा आपको जो है डेली मेंस की क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करवाई जाती है। जो यूपीएससी मेंस ही है, आप लोगों को पता है सब कुछ जो है मेंस के ही मार्क्स जो है काउंट होते हैं। इंटरव्यू तो हमारा मतलब ये 1750 नंबर जो हमारे होते हैं मुख्य परीक्षा के होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी प्लानर आपको यहाँ पर एक प्रोवाइड करवाता है। अगर खुद से आप स्टडी का प्लान नहीं कर सकते हैं तो अनअकैडमी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है स्टडी प्लानर। और पर्सनलाइज फीडबैक आपको जो है टाइम टू टाइम कि जो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर पर्सनलाइज फीडबैक जो है टाइम टू टाइम अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। इसमें भी मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर का। सभी में ईएमआई अवेलेबल है, और ईएमआई में आप लोगों को बता देता हूँ नो कॉस्ट ईएमआई है। मतलब कि एक्स्ट्रा जो है आपको अमाउंट पे नहीं करना है, आपको जो है इतना ही पे करना है। और उसके अलावा आपको जो है अनअकैडमी डेबिट कार्ड पर भी ईएमआई प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना, अनअकैडमी जो आपको ईएमआई प्रोवाइड करवाता है वो डेबिट कार्ड पर भी करवाता है। तो इसमें जो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 62,550 रुपये का एक साल का, इस रेफरल कोड VVYT का यूज करने के बाद में। 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है आपका 96,300 रुपये में अवेलेबल होता है, और 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है आपका 1,26,900 रुपये में आपको ये अवेलेबल होता है।
तो आप जो है अनअकैडमी से साथ जुड़िए और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी एडमिशन ले आप जरूर ध्यान रखें, इस रेफरल कोड का प्रयोग करें। 10% आपको जो है डिस्काउंट तो मिलेगा ही, उसके अलावा जो है मेरी मेंटरशिप मिलेगी आपको। उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, आप इस नंबर पे जो है मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 94 609 77 609। ठीक है। उसके अलावा अनअकैडमी आपको जो है जीएस की प्रिपरेशन के साथ साथ में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है, तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा जो है बहुत बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपके साथ में जो है जल्दी ही जुड़ जाएंगे, अनअकैडमी में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। इसकी जो फी है 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ की जो है आप देख सकते हैं रेस्पेक्टिवली 27,500 रुपए, 40,000 रुपए और 50,000 रुपए। लेकिन इन सभी में भी जो है आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब कि 27,500 में से 2,750 रुपये कम हो जाएंगे। यहाँ पर जो है आपके 4,000 रुपये कम हो जाएंगे और यहाँ पर आपके 5,000 रुपये कम हो जाएंगे। और ये 5,000, ये 10% आपको डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप इस रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे। और इस रेफरल कोड का प्रयोग करके आप जो है हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और मेरे से डायरेक्ट संपर्क में रह सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज जो है मेरे प्लस पर अवेलेबल है, तो इनको आप जरूर देखिए। ठीक है। जो हो चुके हैं उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, जो प्रेजेंट में चल रहे हैं उनको आप जो है लाइव देख सकते हैं। उसके अलावा आपका जो है हमारा 4th लेक्चर जो होता है हमेशा डाउट डिस्कशन सेशन होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये होती है कि अनअकैडमी आपको एक कंप्लीट कोर्स की गारंटी देता है, मतलब कि आपको जो है एक कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है यहाँ पर। ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स करवाया जाता है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही कोर्स करवाया जाता है, मतलब कि आपको जो है व्यर्थ का नहीं पढ़ना होगा। नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वीकली क्विज आपको अवेलेबल होती है, मेगा क्विज आपको अवेलेबल होती है, साथ ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज आपको अनअकैडमी यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। और उस टेस्ट सीरीज में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की जो है अवेलेबल है। ये सब्सक्रिप्शन के कोर्सेज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही ये फ्री स्पेशल क्लासेज है, स्पेशल क्लासेस को जरूर देखें। स्पेशल क्लासेस को देखने से आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार से जो है प्लस पर पढ़ाई की जाती है। आप उस इंटरफेस से जो है फेमिलियर हो सकते हैं। ये यूट्यूब के कुछ लेक्चर्स है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कंप्लीट कोर्स जो है एक 12 आवर्स का एक जो वीडियो है, जो एक कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर करवाया गया है, तो आप उसको जो देख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 की एनसीईआरटी का जो हमारा लास्ट चैप्टर है, जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में हम देखते हैं। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम हमारे भारत की अगर हम बात करें, तो हमारा जो भारत है विश्व में कहाँ कहाँ पर कौन सा स्थान रखता है, तो आप लोगों को पता होगा। क्षेत्रफल में, मतलब कि एरिया में भारत कौन से पोजीशन पर है वर्ल्ड में, आप लोगों को पता है 7th पोजीशन पर है। जनसंख्या में, पॉपुलेशन में आप लोगों को पता है 2nd पोजीशन पर है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इंडिया जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी जो है इंडिया के पास में जो है, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आप लोगों को पता है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल जो है भारत के पास में। जनसंख्या की बात करें 2011 के डेटा के अनुसार, आई कैन रिपीट, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 17.5% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर है, इंडिया में है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो भारत के पास में लगभग 8% बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कि जैव विविधता में भारत जो अगर देखा जाए तो एक रूप से जो है धनी है। तो यहाँ पर देखें, यह अक्षय प्रवार वनस्पति विविधता का आधार है, अतः जो है जैव विविधता का जो है आधार माना गया। मतलब कि जैव विविधता का जो है आधार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वेदरिंग मेंटल है, मतलब कि वनस्पतियों में जो विविधता का जो आधार है वो अक्षय प्रवार है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो सौर ऊर्जा और जल ही अक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का प्रमुख कारक है। मतलब कि सौर ऊर्जा का मतलब यहाँ पर है, किसी जगह पर जो है आप लोगों को पता होगा सौर ऊर्जा जो है अधिक उपलब्ध होती होगी, कहीं पर जो है सौर ऊर्जा कम उपलब्ध होती है, जैसे कि हमने वायुमंडल वाले चैप्टर में पढ़ा था। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, जल जो है वही अक्षय में जो है विविधता का जो है एक मुख्य जो है कारक होता है। उसका कारण क्या है कि कहीं पर जो है जल की मात्रा होती है, कहीं पर जल की मात्रा जो है कम है, कहीं पर सूखे रेगिस्तान है, आप लोगों को पता है कि कहीं पर हमारे जो है मैदानी क्षेत्र है, तो कहीं पर पहाड़ी है, कहीं पर पठारी है। ये भी जो है जैव विविधता का मुख्य कारण है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे क्षेत्र जहाँ ऊर्जा और जल की उपलब्धता अधिक है, वहीं पर जो है जैव विविधता व्यापक स्तर पर है। देखिए स्वाभाविक सी चीज है, आप लोगों को सभी को अच्छे से पता है कि जहाँ पर
अगर हम प्राचीन भारत की भी बात करें तो हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, एक जैसे पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, वहां पर क्या था, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी मतलब क्या, सिंधु नदी, सिंधु नदी की घाटी। तो सिंधु नदी की जो घाटी है, मतलब कि जो पानी की वहां पर जो क्या है उपलब्धता है। मतलब कि सही सीधी सी बात यहाँ पर है कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान में भी अगर हम बात करें, जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, मतलब कि जो हमारे जंगल के जो है दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, या मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, या पहाड़ी इलाके जो है, वहां पर लोग जो है कम रहना पसंद करते हैं मैदानी इलाकों की अपेक्षा। तो स्वाभाविक सी बात, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जहां पर ऊर्जा और जल की उपलब्धता अधिक होगी, वहां पर बायोडाइवर्सिटी हमारी अधिक होगी। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो जैव विविधता हमको जो दिखाई देती है ना, वो कितने सालों का परिणाम है, 2.5 से 3.5 अरब वर्षों का। ठीक है ना, कोई ये एक दो दिन की बात नहीं है, कुछ सालों की बात नहीं है, यहाँ पर करीबन 2.5 से 3.5 अरब वर्षों का परिणाम है ये। और मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी। ठीक है ना, मानव जीवन से जो यहाँ पर जो है प्रारंभ हुआ है, उससे पहले जो है किसी भी अन्य काल से हमको यहाँ पर पृथ्वी पर जो है बायोडाइवर्सिटी अधिक मात्रा में मिलती है। और मानव के आने से जो है जैव विविधता में जो है तेजी से कमी आने लगी। ठीक है ना, जिस प्रकार से जो है मानव की वृद्धि होती जा रही है, जिस प्रकार से पॉपुलेशन में जो है वर्ल्ड की जो है ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वो क्या होने लगी, लुप्त होने लगी। मतलब कि अगर आप किसी का जो है अधिक से अधिक मात्रा में जो उसका उपभोग करोगे, तो वो प्रजाति क्या हो जाएगी, आने वाले समय में जैसे लुप्त हो जाएगी। जैसे डायनासोर की बात करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि वो क्या हो गए, लुप्त हो गए। इस प्रकार से काफी जो स्पीसीज है, हम जो IUCN की रेड डेटा लिस्ट पढ़ते हैं, उसमें जैसे क्या हो गई, वो एक्सटिंक्ट हो गई है। और अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक है। मतलब कि जितने कुल, अगर यहाँ पर जीव जंतुओं की बात करें संपूर्ण जगत की, तो संपूर्ण जगत में हमको करीबन जो है 20 लाख से 10 करोड़ तक का जो है यहाँ पर हमको कुल प्रजातियों की जो है यहाँ पर संख्या मिलती है। लेकिन 1 करोड़ इसका सही अनुमान है। मतलब कि 10 करोड़ तक तो हम मान रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि 1 करोड़ तो है ही है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ तो है ही है। और नई प्रजातियों की जो खोज है अभी भी वर्तमान में भी जो है क्या है, निरंतर जारी है। और उनमें से अधिकांश का जो है क्लासिफिकेशन भी अभी तक नहीं हो पाया है। नई प्रजातियों की खोज तो अभी तक जारी है वर्तमान में भी, लेकिन अभी तक जो है उनमें क्लासिफिकेशन भी जो है नहीं हो पाया है। और उष्णकटिबंधीय वनों में जो है जैव विविधता हमको क्या मिलती है, अधिक मिलती है। तो यहाँ पर जो है हमारे उष्णकटिबंधीय वन है, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने अभी यहाँ पर बात करी कि जहाँ पर सौर ऊर्जा और जल अधिक मात्रा में होगा, तो वहां पर हमको क्या मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी अधिक मिलेगी। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आप लोगों को पता है क्या होता है, सौर ऊर्जा जो है अधिक मिलती है, तो जैव विविधता जो है वहां पर अधिक है। और प्रजातियों के दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता जो है एक सतत विकास का तंत्र है। कि जिस प्रकार से जो है प्रजाति है और जिस प्रकार से यहाँ पर जो है जीवधारी है, प्रजातियों का मतलब यहाँ पर जो है पक्षी पेड़ पौधों की प्रजातियों के साथ साथ में जो है जीव जंतुओं की प्रजातियों से भी है। और जो जीवधारी है उनके दृष्टिकोण का मतलब यहाँ पर क्या है, एक सतत विकास का एक तंत्र है। और पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु जो है 10 से लेकर 40 लाख वर्ष तक होने का अनुमान है। ठीक है ना, यहाँ पर औसत आयु की बात हो रही है। ठीक है, तो 10 वर्ष से लेकर, ठीक, लेकर कब तक, 40 लाख वर्ष तक होने का जो है अनुमान है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो अभी पृथ्वी पर रहती है आज लुप्त हो चुकी है। मतलब कि वर्तमान में अगर हम यहाँ पर ये हमारा, हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 99 प्रजातियां जो है जो पृथ्वी पर रहती थी, वो क्या होगी, लुप्त हो चुकी है। और वर्तमान में जो है ये कहना चाह रहे हैं कि 1% प्रजाति ही यहाँ पर क्या है, हमारे मौजूद है। पृथ्वी पर जैव विविधता जो है एक जैसी नहीं है। और आप सभी लोगों को पता है एक जैसी नहीं है, कहीं पर जो है अधिक जैव विविधता है, तो कहीं पर कम है। और जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो है अधिक है। जैसा कि हमने यहाँ पर बात कर चुके हैं, सौर ऊर्जा और जल की जहाँ उपलब्धता अधिक होगी, वहां पर हमारी क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी भी अधिक होगी। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता में जो है क्या होती जाती है, कमी आती जाती है। लेकिन जीवधारियों की संख्या जो है कैसी होती जाती है, तेज होती जाती है। मतलब तीव्रता से जो है यहाँ पर बढ़ती जाएगी। मतलब कि अगर हम इक्वेटर से
ये हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर से हम जो है ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिण ध्रुव, ध्रुवों की ओर जाएंगे तो प्रजातियों की संख्या में तो हमको क्या मिलती जाएगी, कमी मिलती जाएगी, और जीवधारियों की संख्या जो है यहाँ पर क्या होती जाएगी, अधिक होती जाएगी। और जैव विविधता जैसे कि आप लोगों को पता है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो बायोडाइवर्सिटी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बायो और एक डाइवर्सिटी। तो देखिए बायो का आप लोगों को अच्छे से पता है, बायो का अर्थ क्या होता है, जीव, और डाइवर्सिटी का मतलब आप लोगों को पता है विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विविधता, मतलब कि पृथ्वी पर जो है भिन्न भिन्न प्रजाति के जो है जीव पाए जाते हैं। साधारण शब्दों में यहाँ पर क्या बात कह रहा है कि एक निश्चित निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। मतलब कि जो हमारे निश्चित एक भौगोलिक क्षेत्र है, उसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की जो संख्या है उसी को हम क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे। और इसका संबंध पौधों के प्रकारों से, प्राणियों से और सूक्ष्म जीवाणुओं से है। मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका संबंध किससे है, जो हमारे पौधों की प्रजातियां हैं, मतलब कि पौधे जो है कितने प्रकार के हैं, उसके अलावा प्राणियों की जो प्रजातियां हैं और सूक्ष्म जीवाणुओं से जो है इन बायोडाइवर्सिटी में जो है तीनों का जो है उससे संबंध है, और उनकी आनुवांशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र से है। मतलब कि जो है उनकी हेरिडिटी क्या चल रही है, और वो जो है किस प्रकार के जो है पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं, किस प्रकार के वो इकोसिस्टम में जो है वो निवास करते हैं। और यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न पारितंत्रों में विविधता से संबंधित है। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु या जो भी जीव पाए जाते हैं, उन जीवों में भी परिवर्तन हो रहा है, उनकी प्रजातियों में भी परिवर्तन हो रहा है, और साथ ही साथ जो है उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें भी जो है हमको यहाँ पर क्या मिलती है, अलग अलग प्रकार की जो है विविधता मिलती है। तो ये सभी के जो है उनसे संबंधित हैं। और जैव विविधता क्या है, एक सजीव संपदा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत अच्छा कोट को भी आप इसको जो है कहीं पर ऐसे राइटिंग वगैरह में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो जैव विविधता है वो क्या है, हमारी एक सजीव संपदा है, और यह विकास जो है लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। मतलब कि अभी हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से जो हमारे पास में वर्तमान में जो हमको जैव विविधता मिल रही है वो एक दिन की बात नहीं है, वो 2.5 से करीबन 3.5 अरब वर्षों की बात है। और जैव विविधता के जो है तीन स्तर हैं, उन तीनों स्तर को अगर हम देखते हैं तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटीज। तो आनुवांशिकी जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारितंत्रीय जैव विविधता, तो ये क्या क्या है इनके बारे में हम देखते हैं। तो आनुवांशिकी जैव विविधता के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, तो देखिए जीवन निर्माण के लिए आप लोगों को पता है क्या है, एक जीन जो होता है एक मूलभूत इकाई है, और किसी भी प्रजाति की जीन की विविधता जो है आनुवांशिक जैव विविधता है। मतलब कि किसी भी प्रजाति के जीन में जो परिवर्तन आ रहा है वही हमारी क्या है, एक आनुवांशिकी जो है जैव विविधता है, वही हमारी जो है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है। और सामान्य भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रजाति कहा जाता है। मतलब कि प्रजाति का मतलब ये हो गया कि उसमें जितने भी जीव होंगे उनके जितने भी भौतिक लक्षण हैं वो क्या होंगे, एक समान होंगे। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पर है ना सब जगह बायो ऐड कर लेना, जेनेटिक, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जीन में जो विविधता होती है वही हमारी क्या है, आनुवांशिक बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो मानव जो है आनुवांशिक रूप से क्या है, होमोसेपियंस प्रजाति से संबंधित है। इसमें क्या है, कद, रंग और अलग अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में जो है काफी भिन्नता है। इसका कारण क्या है, ये आनुवांशिक जैव विविधता। मतलब कि मानव जो है, मानव का कोई जो है लंबा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, मतलब कि जो कोई गोरा है, कोई काला है, इस प्रकार की जो विविधता मिल रही है हमको, वो उसका परिणाम स्वरूप क्या है, उसका मुख्य कारण क्या है, जीन है। इसी का कारण क्या है, ये आनुवांशिक जैव विविधता है। और विभिन्न प्रजातियों के विकास और फलने फूलने के लिए जो है आनुवांशिक जैव विविधता जो है अत्यधिक आवश्यक है, कि भिन्न भिन्न प्रजातियों के जो है फलने फूलने के लिए, उसके विकास के लिए जो है हमको यहाँ पर क्या होता है, जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि प्रजातियों में अनुरूपता, मतलब कि यह किसी निर्धारित क्षेत्र में जो प्रजातियों की जो संख्या होती है उससे संबंधित होती है। जब
अभी तो यहाँ पर हमने बात करी थी जीन की, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रजातियों में विविधता, तो प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार और बहुलता से जो है आकी जा सकती है, और कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है तो कुछ क्षेत्रों में कम होती है। मतलब कि जहां पर जो है प्रजातियों की संख्या कहीं अधिक होगी और कहीं पर कम होगी। जहां प्रजातीय विविधता अधिक होगी उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो प्रजाति है, कहीं पर जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी पहले बात करी थी, मैदानी इलाकों में जो है जनसंख्या जो है अधिक निवास करती है, किसकी अपेक्षा, दुर्गम इलाकों में, ठीक है ना, पहाड़ी इलाकों में, मरुस्थलीय इलाकों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग प्रकार की जो है प्रजातियों में जो है यहाँ पर विविधता है, और जहां पर प्रजातीय विविधता अधिक होगी उसे हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। पारितंत्रीय विविधता के बारे में बात करें तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल है, मतलब कि इसकी कोई सीमा बांधना मुश्किल है और जटिल भी है, क्योंकि समुदायों की अगर हम बात करें, प्रजातियों का जो समूह है उनके पारितंत्र की सीमा जो है निश्चित नहीं है। परिसीमन का मतलब जो है उसका जो है किसी चीज को बांधना, मतलब कि जो है उसका किसी चीज को बाउंड्री बनाना। तो वहां पर जो है हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जो पारितंत्रीय विविधता जो है इस क्षेत्र तक ही सीमित है। इसका जो है इसके बारे में बताना जो अभी तो है क्या है, इसकी पारितंत्र की जो सीमा बताना जो है अभी तक आसानी से जो है निश्चित नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल पार्क में घास भूमि एवं उष्णकटिबंधीय शोला वन पारितंत्री जैव विविधता का एक उदाहरण है। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, अन्नामलाई पश्चिमी घाट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी बुक में आपको जो है अच्छे से दिख जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की जो हमारे पास महत्व क्या है, तो जैव विविधता ने जो है मानव संस्कृति के विकास में जो है बहुत ही अधिक योगदान दिया है, और इस प्रकार मानव समुदायों ने भी जो है आनुवंशिकी, प्रजातीय और पारिस्थितिक स्तरों पर प्रजाति विविधता को बनाए रखने में जो है एक आप क्या है, एक बड़ा योगदान दिया है। और जैव विविधता जो है पारिस्थितिकीय, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं जो है महत्वपूर्ण होती है। मतलब कि जो हमारी जैव विविधता होती है उसमें अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड साइंटिफिक भूमिकाएं जो है प्रमुख है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल होता है जैव विविधता में। तो देखिए, पारितंत्र में जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारा, विभिन्न प्रजातियां कोई ना कोई जो है क्रिया करती रहती है। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को जो है कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट आए ना, तो आप इस नंबर पे जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज में जो है अपना नाम जरूर लिख दें। और पारितंत्र में, पारितंत्र की कोई भी प्रजाति बिना कारण के न तो विकसित हो सकती है और न ही बनी रह सकती है। तो पारितंत्र में जो कोई भी प्रजाति है किसी भी बिना कारण के, न ही वो विकसित होगी और न ही वो क्या होगी, बनी रहेगी। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दूसरों के जीवों को पनपने में भी सहायक होता है। मतलब कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जो प्रजाति है उन प्रजातियों के बीच का एक संबंध, उनमें सारी की सारी प्रजातियां जो रहती है, सारे के सारे जो कम्युनिटी जो उसमें रहती हैं, वो सारी की सारी कम्युनिटी एक दूसरे से जो है पारस्परिक जो है अंतर संबंधित जो है अंतर क्रियाएं करेगी। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो मतलब कि एक जीव जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ में जो है दूसरों को पनपने में भी वो सहायक होता है। और जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती हैं और कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न और विकसित करती है। तो यहाँ पर जीव व प्रजातियां जो है वो क्या करती है, मतलब कि कार्बनिक पदार्थ जो है यहाँ पर उत्पन्न और विकसित करती है। मतलब कि जो जीव है, वो जो प्रजातियां है यहाँ पर ऊर्जा ग्रहण करके पारितंत्र में जल और पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है। पारितंत्र में जो जल और पोषक तत्वों के चक्रों को जो है बनाए रखने में क्या होती है, ये सहायक होती है। और इसके अतिरिक्त प्रजातियां जो है वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती है। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, वही पादप जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो वो क्या करती है, इस प्रकार से जो है गैसीय चक्र जो होता है, गैसों को भी वो क्या करती है यहाँ पर वायुमंडल में जो है स्थिर करती है, और जलवायु को नियंत्रित करने में भी सहायक होती है। उसके साथ ही साथ वो क्या करती है, जलवायु को भी नियंत्रित कर देती है। ये पारितंत्र क्रियाएं जो है मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं है। ये तो पारिस्थितिकी तंत्र की ये जितनी भी क्रियाएं है, ये मानव जीवन के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी
प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उसकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। मतलब कि जितनी अधिक विविधता होगी, मतलब कि जितनी अधिक डाइवर्सिटीज होगी, तो उतनी अधिक जो है वहां पर प्रजातियां जो है अपने अनुकूल जो है स्थितियां पैदा कर पाएगी और वहां पर जो है अधिक प्रजातियां वहां पर रह पाएगी। और प्रजातियों की सती से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि अगर प्रजाति है, अगर एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को जो है नुकसान पहुंचा रही है, तो एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को नुकसान पहुंचा रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो पारिस्थितिक तंत्र में जो बने रहने की जो उसकी क्षमता है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह जैव विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की जो है अधिक सक्षमता होती है। मतलब कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अधिक यहाँ पर जो है जो जेनेटिकल बायोडायवर्सिटी वाली जो प्रजाति होती है उसकी तरह ही जो है अधिक जैव विविधता वाले पारितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की जो क्षमता क्या होती है, अधिक सक्षमता होती है। और दूसरे शब्दों में कहे कि पारिस्थितिक तंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होगी, पारिस्थितिक तंत्र उतना ही स्थायी होगा। जैसा कि अभी हमने देखा था कि पारिस्थितिक तंत्र में जितनी अधिक प्रजातियां होगी, तो जितनी अधिक प्रजातियां होगी उन प्रजातियों की जितनी अधिक होगी उतनी जो है पारिस्थितिक तंत्र हमारा क्या होगा, स्थिर होगा। मतलब कि जो है एक प्रजाति जो है दूसरी प्रजाति को जो है नुकसान कम पहुंचाएगी, मतलब कि एक प्रजाति जो है मतलब कि दूसरी प्रजाति को खत्म नहीं करेगी। और यहाँ पर इकोलॉजिकल रोल के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो सभी मनुष्य के लिए जो है दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आप सभी लोगों को पता है, जो भी आप अपन लोग भी जो है भोजन करते हैं, तो वो हमको क्या कहाँ से प्राप्त हो रहा है, पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें जैव विविधता का महत्वपूर्ण भाग क्या है, फसलों की विविधता, जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां है, बहुत सारी जो है चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, इन सभी को जो है जिसे जो है कृषि जैव विविधता से भी समझा जा सकता है। आप समझ गए होंगे जो मैंने समझाना चाह रहा हूँ। और जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जाता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियों, सौंदर्य प्रसाधन आदि में है। मतलब कि उन संसाधनों के भंडारों के रूप में भी इनको समझा जा सकता है। जैसे कि हम भोजन कर रहे हैं, जैसे कि हम जो दवाई ले रहे हैं, उसके अलावा जो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल करते हैं, तो इसके रूप में भी हम बायोडायवर्सिटी को समझ सकते हैं। और जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। मतलब कि जैव संसाधनों की ये जो विविधता है ना, इससे क्या हो सकता है, जैव विविधता का विनाश भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम जो जैसे पता चल जाता है कि किसी चीज से जो है ये इस पौधे से जो है इस बीमारी का जो है इलाज होता है, तो हम क्या करेंगे, उस पौधे को जो है अत्यधिक मात्रा में जो है उसका उपभोग करेंगे। तो अत्यधिक मात्रा में उपभोग करेंगे तो वो क्या हो सकता है, उसकी विविधता को जो है क्या हो सकता है, वहां पर उस प्रजाति के लिए जो है खतरा भी बन सकता है। और साथ ही यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। मतलब कि संसाधनों का यहाँ पर जो है विवाद किस प्रकार से हो सकता है, मतलब कि सपोज कर लो राज्य से राज्य में विवाद हो सकता है, देशों के बीच में जो है आपसी विवाद हो सकता है। तो ये सारी की सारी जो है कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य, दवा संसाधन और आदि ऐसे कुछ प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। मतलब कि यहाँ पर मानव को जैव विविधता के परिणाम स्वरूप ही यहाँ पर जो है हमको, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो जो क्रॉप्स हो गई, हमारी फसलें हो गई, जो हमारे एनिमल्स है, पशु संसाधन है, वन संसाधन है, मछली पालन है, मत्स्य है, जो हमारी मेडिसिन जो हमको यहाँ पर मिलती है, वो जैव विविधता के परिणाम स्वरूप ही हमको यहाँ पर उपलब्ध हो पाते हैं। साइंटिफिक रोल की बात करें बायोडायवर्सिटी में, तो देखिए जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा। मतलब कि कोई भी प्रजाति है वो हमको यह बता सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे होता है और कोई भी भविष्य में जो है कैसे विकसित होता है, ठीक है। और जीवन कैसे चलता है, और पारितंत्र जिसमें हम एक प्रजाति है उसे बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रजाति की भूमिका क्या है। इन सभी चीजों को हम जो है किससे समझ सकते हैं, जैव विविधता से समझ सकते हैं। तो ये समझना भी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को भी क्या है, जीवन जीने का जो है यहाँ पर अधिकार है, जीवित रहने का उनको भी एक अधिकार है। मतलब कि इस प्रकार ना हो कि मनुष्य जो है इस धरती पर जो है सारी प्रजातियों का जो है समूल नष्ट कर दे। तो ये भी हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ साथ में जो है हम दूसरी जो प्रजाति है उनको भी जो है हम यहाँ पर बचाएं। और अतः कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना
नैतिक रूप से जो है गलत है। मतलब कि कई प्रजातियों को जो स्वेच्छा से हम जो है उसका जो है हम ऐसा कर रहे हैं कि हम जो उसको मारते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, वो एक टाइम में जो है क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। उस प्रजाति का जो है अगर कोई भी सदस्य नहीं बचता तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक नैतिकता के जो है क्या है, विरुद्ध है। और जैव विविधता का जो स्तर है, अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारा संबंध भी जो है क्या है, एक अच्छा पैमाना है। और वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा जो है कई मानव संस्कृतियों का जो है एक अभिन्न अंग भी बन चुका है। अब जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो उसके बारे में अगर आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जिस प्रकार से मानव की जो जनसंख्या जो है निरंतर दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है, उसके कारण पिछले कुछ दशकों से जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग भी जो है क्या होने लगा है, अत्यधिक मात्रा में होने लगा है। इससे जो है संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियां तथा उनके आवास स्थानों में जो है क्या हुई, यहाँ पर तेजी से कमी हुई है। जिस प्रकार से जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मानव जो है वहां पर जाकर निवास करेगा, तो वहां की जो प्रजाति क्या होगी, अपने अपने जो आवासों को छोड़ छोड़ के जो है दूसरी जगह जाएगी। उसी प्रकार जैसे कि अगर हम ये बात करते हैं कि ये हमारे मान लीजिए कोई जंगल है, ठीक है, अब इसके बीच में जो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक रेलवे ट्रैक बना देते हैं या कोई नेशनल हाईवे बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो हमारा जंगल था ना, क्या हो गया, दो पार्ट्स में बढ़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जो है प्रजाति जो है उनके लिए, प्रजातियों के लिए भी खतरा है। जिस प्रकार से जो है मनुष्य जो है विकास करता रहता है, उसी प्रकार से जो है उतना ही जो है जैव विविधता में जो है जीव जंतुओं को जो है यहाँ पर ह्रास होता रहता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो विश्व के कुल क्षेत्र का जो एक चौथाई है, तो वह संसार की जो है तीन चौथाई जनसंख्या रहती है। आप समझ सकते हैं, जो हमारा ट्रॉपिकल जोन है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे संपूर्ण अर्थ का वो 1/4 ही है, और वहां पर कितनी है, 3/4 जो है हमारी पॉपुलेशन जो है रहती है, तीन चौथाई। और इस विशाल जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन जो है अत्यधिक हुआ है। मतलब कि यहाँ पर जो है जितनी यहाँ पर जो है 3/4 जो पॉपुलेशन रहती है विश्व की, तो उसकी जो है जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक मात्रा में जो है संसाधनों का यहाँ पर दोहन हुआ है, और अंधाधुंध जो है वनों की कटाई हुई है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में जो है पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब कि हमारे जहां पर जो है उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, उसमें पृथ्वी की 50% अर्थ की जो है लगभग 50% जो है प्रजातियां वहां पर पाई जाती है। मतलब कि जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वहां पर बायोडायवर्सिटी हमारे को क्या मिलती है, अधिक होती है। और प्राकृतिक आवासों का विनाश जो है पूरे जैव मंडल के लिए जो है हानिकारक सिद्ध हुआ। मतलब कि किसी का भी प्राकृतिक आवास जो है वहां पर जो है उसका शेल्टर जो है, अगर वहां पर अगर हम डिस्ट्रॉय करते हैं, तो पूरे जैव मंडल के लिए वो क्या है, हानिकारक होता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, दावानल मतलब कि जंगलों में आग लग जाना, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राणी जात और वनस्पति जात को जो है क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों में जो है जैव विविधता में जो क्या आता है, बदलाव आता है। उसके अलावा आप लोगों को पता होगा कीटनाशक और अन्य प्रदूषक, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, विषैली भारी धातु है, जैसे कि टॉक्सिक हैवी मेटल, जैसे कि जैसे मरकरी हो गया, ठीक है, संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को वो क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। मतलब कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, कीटनाशक है, प्रदूषक है, उसके अलावा जो है जितने भी हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। और साथ ही ये जो टॉक्सिक एजेंट्स जो होते हैं, ये सारे के सारे जो है प्रजाति की आयु में भी जो है कमी करते हैं। जैसे कि हम अगर मानव मनुष्य की आयु को देख ले, तो माना जाता था 100 वर्ष, और वर्तमान में आप सभी लोगों को पता है अच्छे से कि जो हमारे 100 वर्ष जो है कोई व्यक्ति बहुत ही कम जो है जीता। भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। और वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल प्रजाति नहीं है, लेकिन उस तंत्र में जो स्थापित की गई है, उन्हें हम क्या कहेंगे, विदेशज, एक्जोटिक स्पीसीज वह प्रजातियां होती है जो वहां की नहीं है, लेकिन उनको जो है कहीं से लाकर जो है वहां पर स्थापित किया गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशित प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र में प्राकृतिक मूल और जैविक समुदाय को जो है व्यापक नुकसान हुआ है। मतलब कि एक पारितंत्र से जो है दूसरे पारितंत्र में अगर कोई प्रजाति चली जाती है, मतलब कि वो वहां की स्थानिक प्रजाति नहीं है, तो वहां पर जो है वह भारी मात्रा में जो है नुकसान कर सकती है, करती भी है। और कुछ दशकों के दौरान जो हमने यहाँ पर देखा भी है कि जैसे कि अगर हम बात करें, बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों का, उनके सींग,
जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि हाथी है, जैसे कि और जो भी दूसरे पशु है, उनके सींग हो गए, हाथी की जो सूंड हो गई, और खालों का जो है निर्दयता पूर्वक जो है अवैध शिकार किया जा रहा है। मतलब कि सभी जो जानवरों का जो है यहाँ पर अवैध शिकार किया जा रहा है, किसके लिए? जिससे जो है हम कुछ जो है हमारे उपयोग की जो है चीजों को बनाए जा सके, और इनमें से कुछ प्रजातियां जो है क्या है, लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। और प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों और उनके संरक्षण को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से वर्ग हैं? सबसे पहले एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके अंतर्गत वे प्रजातियां सम्मिलित होती हैं जिनके विलुप्त हो जाने का क्या है, हमको खतरा है। मतलब कि संकटापन्न प्रजाति में वह प्रजातियां हैं जिनके विलुप्त हो जाने का खतरा है, मतलब कि वो जो अभी कहाँ पर है, विलुप्ति की कगार पर ही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड डेटा लिस्ट को जो है क्या करता है, रेड डेटा लिस्ट में जो है इनके बारे में सूचना प्रकाशित करता है कि हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी है। रेड पांडा जो है हमारी क्या है, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज, मतलब कि अगर हम यहाँ पर बात किया करें, वल्नरेबल स्पीसीज मतलब कि सुभेद प्रजातियां वे प्रजातियां होती है यदि इनको संरक्षित नहीं किया गया, यदि अभी इनको इनको जो है सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, तो भविष्य में, ठीक है, ये विलुप्त हो सकती है। ठीक है ना, भविष्य में जो है इनके क्या हो सकता है, विलुप्त होने का खतरा हो सकता है, और इनकी संख्या में अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना भी सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, तो वल्नरेबल प्रजातियां वे प्रजातियां होती है, उनको जो है जल्दी से जल्दी उनको जो है संरक्षण देना चाहिए। रेयर प्रजातियां, दुर्लभ स्पीसीज के बारे में बात करें तो ऐसी प्रजातियां जिनकी संसार में संख्या ही बहुत कम है, जिनकी संख्या ही बहुत कम है, तो वो हमारे जो हमको कहाँ मिलेगी, जो हमको मतलब कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो है विरल रूप में मिलती है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, रेयर स्पीसीज हो जाती है। अब कंजर्वेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता का जो संरक्षण है वो क्या है, तो मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता जो है अति आवश्यक है, और जीव का हर रूप दूसरे पर इतना निर्भर है कि एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में जो है असंतुलन पैदा हो जाता है। मतलब कि जैव विविधता का संरक्षण इतना इंपॉर्टेंट है, आप अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जितनी भी हमारे बायोडाइवर्सिटी है उसमें जो है एक प्रजाति दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। तो एक प्रजाति जब दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है तो हमारे लिए यहाँ पर कितना आवश्यक है कि मतलब कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति पर निर्भर है, तो एक प्रजाति पर यदि संकट आता है तो दूसरी प्रजाति पर क्या हो जाती है, असंतुलन की जो है हमारे यहाँ पर स्थिति पैदा हो जाती है। और यदि पौधों और प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न होती है, एंडेंजर्ड होती है, तो इससे पर्यावरण में क्या होती है, गिरावट होती है, और अंततः मनुष्य को जो है अपना अस्तित्व भी क्या हो सकता है यहाँ पर खतरे में पड़ सकता है। मतलब कि अगर मनुष्य जो है जैव विविधता का संरक्षण नहीं करेगा तो अंतिम स्टेज जो है यहाँ पर ये हो सकती है, एंड स्टेज, कि मनुष्य का जो जीवन है वो भी क्या हो सकता है, खतरे में पड़ सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए एक रेयर स्पीसीज के बारे में है, हमबोशिया डेकरेंस बेड, जो हमारे दक्षिणी पश्चिमी घाट की एक जो है दुर्लभ प्रजाति है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पेड़ की पादप की प्रजाति है। आज ये अति अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण का क्या होना चाहिए, इकोलॉजिकल जो है मानव को क्या होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके, और पर्यावरण का विकास के साथ साथ में जो है अपने अस्तित्व को भी वो बनाए रख सके। ठीक है, तो पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और विकास ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनाई जाए जो दूसरों के जीवन के साथ में समन्वित हो और सतत पोषणीय हो। मतलब कि वो क्या हो, सस्टेनेबल हो। और साथ ही इसी तथ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़नी चाहिए कि संरक्षण तभी संभव और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदायों, प्रत्येक व्यक्ति की इसमें जो है भागीदारी बढ़े, और इसके लिए स्थानीय स्तर पर जो है संस्थागत संरचनाओं का विकास आवश्यक है। मतलब कि किसी भी पर्यावरण की बात करें या किसी भी प्रजाति के संरक्षण की बात करें, तो ये सब चीजें लंबे समय तक और एक संतुलित अवस्था में जो है तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति जो है इसके बारे में जो है अवेयर हो, उस व्यक्ति को जो है जागरूक हो। और साथ ही साथ जो है हमारा SDG जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, उसके लिए आप लोगों को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं। ठीक है, स्पेशल क्लास में मैं करवा चुका हूँ SDG 17, तो उसको आप एक बार जरूर देख लें। तो SDG मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि मतलब कि ये समझिए कि वर्तमान में हम जिन संसाधनों का जो प्रयोग कर रहे हैं, हम जिन रिसोर्सेज का अभी उपयोग कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो है उनको देख ही नहीं पाए। जैसे कि हम मान लीजिए कि हमने, जैसे कि कोयला है, ठीक है,
तो कोयले का हम जो है इतना भी अधिक जो है उपभोग नहीं कर ले कि हमारी आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो हमारे सिर्फ जो है किताबों में यही पढ़े कि कोयला पाया जाता था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है, सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि मनुष्य जो है अपने साथ साथ में अपने पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहे, साथ ही उन संसाधनों का प्रयोग इतनी सीमित मात्रा में करे ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन वो क्या हो सके, बचा सके। और केवल प्रजातियों का संरक्षण, उनके आवास की सुरक्षा करना ही आम समस्या नहीं है, बल्कि उनकी प्रक्रिया को जारी रखना भी उतना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार जो है हमने उनको जो है वहां पर मतलब कि उनको संरक्षित कर दिया, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ में जो है प्रक्रिया जो है कंटिन्यू निरंतर चलती रहनी चाहिए। और आप सभी लोगों को पता है कि सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए जैव विविधता सम्मेलन, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, में लिए संकल्पों का भारत व अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरी है। ठीक है, 1992 में जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जो बायोडायवर्सिटी पर जो सम्मेलन हुआ था उसका जो है भारत सदस्य है। और विश्व संरक्षण कार्य योजना में जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुछ नियम और तरीके सुझाए गए हैं। तो पहला, संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। मतलब कि जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं और प्रबंधन अपेक्षित है। मतलब कि प्रजातियों को जो है हमको लुप्त होने से बचाने के लिए हमको क्या करना है, एक उचित योजनाएं बनानी है और उसके लिए एक जो है पर्टिकुलर जो है एक मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि उन प्रजातियों को हम विलुप्त होने से बचा पाए। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु और अन्य वन की प्रजातियों को जो भी हमको क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम जो है अंधाधुंध जो है हमारे लाभ के लिए हम जो है उनका अंधाधुंध जो है उनको नष्ट करते रहे, उनको भी हमको संरक्षण कर देना है। और प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। कि मतलब कि पटे जो वन्य जीव जो है इसी इसी के हिसाब से आप लोगों को पता होगा नेशनल पार्क जो है बनाए जाते हैं, जो हमारे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इनका जो है बनाया जाता है ताकि वन्य जीवों को जो है संरक्षण प्राप्त हो। प्रजातियों के पलने बढ़ने, प्रजातियों के जो है पलने बढ़ने और विकसित होने का स्थान सुरक्षित और संरक्षित हो। मतलब कि जो प्रजाति है उनका जो स्थान जो है वो क्या हो, विकसित हो और क्या है, संरक्षित हो। वन्य जीवों, पौधों का जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। तो ये जो वन्य जीव है, जो पौधे हैं, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हो रहा है वो नियमों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अपनी मन मर्जी से जो है कोई भी उसको जो है जानवरों को जो है मारकर और पौधों की जो दुर्लभ प्रजातियां है जो है उनको जो है समूल नष्ट कर रहा है। और भारत सरकार ने जो है प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाए रखने और संरक्षित करने और उनका विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया है, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, सेंचुरीज स्थापित किए गए हैं तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है उनको क्या किया गया, घोषित किए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है हमारे संसार में जो है सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है, जिन्हें हम मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स कहा जाता है। और इनमें जो है 12 देशों की संख्या है। उन देशों के अगर नाम देखें हम तो देखिए उसमें हमारे भारत का भी नाम भी आता है, मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हैं ये हमारा उत्तरी अमेरिकी देश है, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील, ये हमारे दक्षिण अमेरिकी देश है। देखिए साथ साथ में जो है मैप में भी इनको जो है एटलस में भी देखते रहे। ऑक्सफोर्ड स्कूल का जो एटलस का मैंने आप लोगों को बता रखा है उसको भी ले लें। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पे जो है डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर जो है आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं क्लासेस की इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये जो है कुछ 12 देशों की ऐसी संख्या है जो वहाँ पर क्या है मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं। मतलब ये भारत में हम जो है जैव विविधता की दृष्टि से जो हम क्या है धनी देश हैं। तो ये कुछ हॉटस्पॉट्स बताए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनको मैप में जरूर देखें। जैसे कि सेंट्रल अमेरिका के जो है उच्च भूमि वन, पश्चिम इक्वाडोर का जो है और कोलंबियन का यहाँ पर जो है काको, उष्णकटिबंधीय एंडीज,
सेंट्रल अमेरिका के जो है निम्न भूमि वन, अटलांटिक वन ब्राजील में, ऊपरी गिनी वन, पूर्वी चाप पर्वत जो है हमारे तंजानिया में, पूर्वी मेडागास्कर, भारत की बात करें तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, और सिंह राजा वन जो है श्रीलंका में है, इंडोनेशिया में भी जैव विविधता की हमने बात करी थी, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, मेलेनेशिया, न्यू कैलेडोनिया, और प्रायद्वीपीय मलेशिया, फिलीपींस और उत्तरी बोर्नियो। मतलब कि आपके ये जो है कुछ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो है वर्ल्ड के, इनको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, मैप की जो है इनकी पोजीशन को जो जरूर ध्यान रखें, आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इन देशों में संबंध जो है महाविविधता के केंद्र है, और ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में है उनमें संसाधनों को उपलब्ध करवाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ जो है आयुसीएन जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया। तो इनको जो है आयुसीएन ने जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र बनाया है, और हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर जो है यहाँ पर परिभाषित किया गया। मतलब कि हॉटस्पॉटों को जो परिभाषित किया गया है, तो वहां पर पाई जाने वाली उसकी प्रमुख वनस्पति के रूप में जो है उसको बताया गया है। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को जो है निर्धारित करते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं, हमारे वो क्या होता है, प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ज्यादातर ये देखा गया है कि हॉट स्पॉट में रहने वाले प्रजाति जो है भोजन, जलाने के लिए लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहां पाई जाने वाली समृद्ध पारितंत्रों पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि अधिकांश प्रजातियां जो है यहाँ पर पाई जाने वाली इन चीजों पर निर्भर रहती हैं। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुछ पौधे, जो मतलब कुल पौधे जो है जीवों में से 85% पौधे जीव जो है संसार में अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते। मतलब कि यहाँ पर जो है पौधों की और जीवों की जो प्रजाति पाई जाती है ना, उसमें से जो लगभग 85% जो पौधे और प्रजातियां हैं वो यहाँ पर यही पाए जाते हैं, और उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते हैं। और अन्य हॉटस्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं, जहाँ पर कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं भी हमको वहां पर देखने को मिलती हैं। हवाई द्वीप जहाँ विशेष प्रकार की पादप और जंतु मिलती है, और यहाँ पर जो है विदेशी प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास का कारण वो क्या है, असुरक्षित है। मतलब कि हवाई द्वीप पर जो है विदेशी प्रजातियों का जो है क्या होता रहता है, आगमन। आगमन का मतलब आप ये समझ लीजिए, विदेशी प्रजाति अगर कहीं दूसरे पारितंत्र में जाती है, ठीक है, कहीं दूसरी जगह पर जाती है, तो वो क्या करती है, वहां की जो प्रजाति है उस पर नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो है लेक्चर पसंद आया होगा। और देखिए, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, पारिस्थितिकी पद चिन्ह। देखिए, पारिस्थितिकी पद चिन्ह का मतलब यहाँ पर यह होता है कि मनुष्य को धरती पर उपलब्ध संसाधनों में से जितने संसाधनों का उपयोग करना होता है, उससे वो कितना अधिक कर रहा है या कितना कर चुका है, उसके बीच का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो वो ये जो रेशियो है 1.1:1.7 है। इसका मतलब यूं समझिए कि यदि मनुष्य को जितनी टोटल पॉपुलेशन है जो है यहाँ पर, ठीक है, धरती पर जो है टोटल जो पॉपुलेशन है अर्थ की, उस पर करीबन 100 किलो, अगर मान लो 100 किलो जो है भोजन करना चाहिए था मनुष्य को एक वर्ष में, ठीक है, तो मनुष्य वहां पर कितना कर रहा है, 170 किलो कर रहा है। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी पद चिन्ह जो है आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, जितने उपलब्ध संसाधन है उनसे वो कितना अधिक जो है उपभोग कर रहा है, ठीक है, इसके बीच का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को जो पसंद आया होगा। स्पेशल क्लासेस को जरूर देखें जो पहले हो चुकी है। बाकी जो है हम दीपावली के बाद में जो है रेगुलर स्पेशल क्लासेस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, VVYT रेफरल कोड का जरूर प्रयोग करें। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे से जो है नंबर मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है, इस नंबर पर जो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।